हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महादेव शर्मा। फंडामेंटल एनालिसिस के इस सीरीज में हम एपिसोड 1 to 6 तक हम फाइनेंशियल रेशियो के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को फिल्टर करना सीख चुके हैं और फाइनेंशियल रेशियो के अकॉर्डिंग आप केवल 10 से 15 कंपनीज में से ऐसा कंपनी निकाल सकते हैं जिसे आप आगे फर्दर एनालिसिस कंटिन्यू कर सकेंगे, जिससे आपका काफी सारा समय और मेहनत दोनों बच सकता है। अगर आप वह एपिसोड नहीं देखे हैं तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले उस वीडियो को जाकर देख लें, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आज से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के जरिए किसी भी कंपनीज का मैनेजमेंट एनालिसिस करना सीखेंगे। यूजुअली लोग सोचते हैं कि उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रेशियो का एनालिसिस करना आ गया और वो वैल्यूएशन निकालना आ गया तो वे अच्छे और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह तो सिक्के का बस एक पहलू है। दूसरे पहलू में कंपनीज के बिजनेस और उसके ऑपरेशन से जुड़ी सारी चीजें आती है, जैसे कि बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस मोड मतलब कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कंपनीज मैनेजमेंट और साथ ही कंपनी को चलाने का तरीका। जनरली लोग करते क्या है कि वो अपना एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस से शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले लोगों का ध्यान फाइनेंशियल रेशियो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ही रहता था। यहाँ तक कि 10 से 15 साल पहले लिखे गए किताबों में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, लेकिन पहले की तुलना में चीजें अब काफी बदल गई है। कुछ छोटे छोटे तो कुछ बड़े बदलाव भी आए हैं। अगर आप 10 से 15 साल पहले हुई फाइनेंशियल एक्टिविटीज और बिजनेस पे नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि बिजनेस में और स्पेशली इंडिया में अनइथिकल एक्टिविटी मतलब कि अनैतिक और गलत एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही इंडिया का कानून और सेबी दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी उतना ज्यादा सख्त नहीं है, जिस वजह से इंडिया में किसी भी कंपनी का प्रमोटर कोई अनइथिकल एक्टिविटी या फ्रॉड करते हैं तब भी उन्हें कम से कम सजा मिलती है। और एक आम इन्वेस्टर को उस पर्टिकुलर स्टॉक का शेयर प्राइस गिरने की वजह से रिटेल इन्वेस्टर को बहुत सारी लॉस झेलना पड़ता है। ऐसा हमने बहुत सारी कंपनीज में देखे हैं जिसमें केवल कंपनीज के प्रमोटर के अनइथिकल एक्टिविटी की वजह से उसके शेयर होल्डर को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो सत्यम कंप्यूटर, गीतांजलि जेम्स, लील इलेक्ट्रिकल्स और पीसी ज्वेलर्स एक्सेट्रा में भी काफी अनइथिकल एक्टिविटी हुई थी। ये सभी वैसी कंपनी है जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन इसका मैनेजमेंट दुनिया भर के अनइथिकल एक्टिविटीज करते थे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अच्छा है और अगर वह कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है तो वह अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल कंपनी के मैनेजमेंट का ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनीज की सारी चीजें सही है जैसे कि ग्रोथ वैल्यूएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर कंपनीज का मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है तो आपके इन्वेस्टमेंट का दिवालिया निकल सकता है। इसलिए किसी भी कंपनीज का एनालिसिस करते समय उसके मैनेजमेंट एनालिसिस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि यहाँ पर की गई एक गलती आपके मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं तो पहले उसके कंपनी के मैनेजमेंट से ही शुरुआत करें और इसके बाद प्रोडक्ट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, बिजनेस ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ प्लान और इन सब के बाद अंत में जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग पूरी एनालिसिस कर लेते हैं और आखिरी में जब हम मैनेजमेंट का एनालिसिस करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि कंपनी का मैनेजमेंट ही सही नहीं है, जिससे आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए अगर आप किसी भी इंडियन कंपनीज का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप पहले मैनेजमेंट एनालिसिस से ही शुरू करें। और यही कारण है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस के इस सीरीज में पहले क्वालिटी फैक्टर जैसे कि मैनेजमेंट एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एक्सेट्रा को कवर कर रहे हैं। दोस्तों ये तो था मैनेजमेंट एनालिसिस का डिटेल इंट्रोडक्शन कि मैनेजमेंट एनालिसिस क्या है और यह हमें क्यों करनी चाहिए और मैनेजमेंट एनालिसिस क्यों इतना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उस एनालिसिस को करें कैसे। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आते हैं और यह बताते हैं कि हमें मैनेजमेंट एनालिसिस क्यों करना चाहिए, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि हमें मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करना चाहिए, मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए हम डेटा कहां से लाएं। इसलिए आने वाले अगले एपिसोड में हम मैनेजमेंट एनालिसिस को डिटेल में करना सीखेंगे और हम यह भी जानेंगे कि मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए हम डेटा कहां से ढूंढें। इसलिए आप मेरे चैनल MKS फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।